अब आइए हम देखते हैं बहुत बड़ी और बहुत छोटी संख्याओं का मानक निरूपण। बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या जैसे सूर्य का व्यास, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, इस तरह से। मान लीजिए सूर्य का व्यास हम लिखते हैं 1, 4 और उसके बाद 9 बार शून्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये है मान लीजिए सूर्य का व्यास। तो जब इसको हम मानक रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 1.4। मानक रूप में हमेशा पहले अंक के बाद दशमलव लगाना जरूरी है, और उसके बाद चूंकि 9 शून्य था और 4 को मिलाकर 10 हुआ तो 10 का घात हो जाएगा 10। ये मीटर में था तो हम इसको मीटर में लिख सकते हैं। इसी प्रकार जब हम मानक रूप को सामान्य रूप में लिखते हैं तब कैसे लिखेंगे? मान लीजिए मानक रूप में है 6.2 गुणित 10 घात 5। अब हम इसे सामान्य रूप में कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है, वैसे ही जैसे उसको हमने मानक रूप में लिखा था। तो सबसे पहले हम 6.2 गुणा करेंगे 10 घात 5 अर्थात 5 शून्य 3 4 5। अब दशमलव है एक स्थान में, तब ये हो जाएगा 6 2 के बाद 4 शून्य। कितने शून्य हो जाएंगे? 4 शून्य मीटर। तो इस तरह से हम बहुत बड़ी संख्या को मानक रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ये मानक रूप हो गया। और मानक रूप में लिखी संख्या को दशमलव रूप में लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार बहुत छोटी संख्या जैसे, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। बहुत छोटी संख्या जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 0.18 बार शून्य, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बार शून्य और 1 6। इतना कूलाम होता है। अब इतनी बड़ी संख्या है जिसको लिखना संभव भी नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं हम शून्य को भूल जाते हैं। संख्या के रूप में, गिनती के रूप में कम हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। तब इसको आसान करने के लिए हम इसको मानक रूप में लिखते हैं। तब मानक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 16। अब चूंकि दशमलव है तो दशमलव को हम 1 मानते हैं, और दशमलव के बाद कितने शून्य थे? 18 और 16 है तो 20 अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 20 तक हम चलेंगे। जब हम इसे मानक रूप में लिखेंगे तो मैं पहले ही बताया था कि पहले अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है। तो 1.6 गुणित 10 का घात हो जाएगा ऋण 19। क्योंकि 18 शून्य था और 1 6 का, तो इस तरह से 19 हो जाएंगे। और ऋण में क्यों? क्योंकि हर के रूप में था, हमने उसे अंश के रूप में लिखा है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया 1.6 गुणित 10 घात ऋण 19। तो इस रूप में हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों से, क्वेश्चन ये है 215 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शून्य है। कितने शून्य हैं? 9 शून्य। चलिए इसको हम एक 10 कर लेते हैं। 215 के बाद 10 शून्य है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि इसको मानक रूप में लिखिए या मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम कैसे व्यक्त करेंगे? 215 गुणित 10 का घात 10। 10 क्यों? क्योंकि 10 जीरो था। अब 215 को हम ऐसे लिख सकते हैं 215 2.15 गुणित 100 गुणित 10 घात 10। 100 क्यों? क्योंकि 215 में हमने 2 के बाद दशमलव लगाया है, इसलिए हमने 100 का गुणा कर दिया। 100 का गुणा करने का मतलब है 10 घात 2। 10 घात 10 तो पहले से ही था क्योंकि 10 शून्य था। उसके बाद घातांक का नियम लागू करेंगे हम। गुणा होने से घातांक जुड़ जाता है। 2.15 गुणित 10 घात 2 धन 10 अर्थात 10 घात 12। इस तरह से दी गई संख्या को हम मानक रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। आइए एक और उदाहरण लेते हैं जिसको हम मानक रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। उदाहरण है 3 गुणा 10 का घात ऋण 8। ये मानक रूप में है, इसे हमको लिखना है सामान्य रूप में, दशमलव रूप में लिखना है। तब कैसे लिखेंगे? तो उस दशमलव रूप में लिखने के लिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो घात ऋणात्मक है उसे हम हर के रूप में लिख लेंगे। अर्थात इस तरह से 10 का घात 8
हर के रूप में हो जाएगा। 3/10⁸ हो गया, अर्थात 3/1 के बाद 8 शून्य हो जाएंगे, 3 4 5 6 7 8, ये इस तरह से हम लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब देखते हैं कि बटे में 1 के बाद 8 शून्य है। जब ये ऊपर इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0.00000456 और 3, क्योंकि 3 को भी गिनती मिलेंगे, दशमलव के बाद कुल मिलाकर 8 अंक होना चाहिए, तो दशमलव के बाद 3 मिलाकर 8 होता है। इस तरह से हम अब शून्यों की संख्या हो जाएगी 7। कितनी हो जाएगी, 7। तो इस तरह से हम दशमलव मानक रूप में है उसको हम दशमलव रूप में प्रकट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम आते हैं धनात्मक परिमेय घातांक की ओर। हम जानते हैं कि 2 के घात 3 को 8 लिख सकते हैं। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 का घात 1/3 बराबर 2, इस रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार 5 घात अगर 3 हो तो हम इसे 125 लिख सकते हैं, और 125 का घात 1/3 हो तो हम इसे इस प्रकार अर्थात 5 लिख सकते हैं। तो ये है परिमेय धनात्मक परिमेय घातांक। चलिए एक क्वेश्चन हल करते हैं इसी पर। क्वेश्चन है 27 का घात 2/3, 27 का, ध्यान समझिएगा, 27 का घात 2/3 को हल कीजिए या का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहला काम हम देखते हैं कि 2/3 है तो 27 में घात 2 ले आते हैं और बाहर में हो जाएगा 1/3, तो घातांक एक रूप में हमने पढ़ा है कि घातांकों का घातांक होने से आपस में गुणा हो जाता है, तो हम 2 को हम अंदर ले आएंगे। अब यहाँ देखते हैं 27 का घात 2 का मतलब है 27 2 बार आ गया, पूरे के घात 1/3। 27 के 2 बार आने का मतलब है कि 27 में 3 बार आता है और इस 27 में भी 3 बार आएगा, तो 3 कितनी बार आ गया, कुल मिलाकर के 6 बार आ गया। कितनी बार आ गया, 6 बार आ गया। 3 बार पहले 27 का और 3 बार अगले 27 का। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 का घात 6 पूरे का घात 1/3। अब चूंकि घातांक एक नियम है, क्या नियम है कि घातांकों का घातांक सब आपस में उनका गुणा हो जाता है। 3 दूनी 6 कट गया। अब हमको मिला 3 का घात 2। 3 का घात 2 का मतलब कितना, 3 तिया 9, 3 तिया 9। इस तरह से हम धनात्मक परिमेय घातांक के रूप में संख्या को व्यक्त भी कर सकते हैं और प्रश्नों को हल भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है अथवा छोटी है। जैसे आप देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास 2 संख्याएं हैं, एक 27 है और दूसरा 16 है, और आपसे पूछा जाए इनमें कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इनमें भाई 27 बड़ी है और 16 छोटी है। लेकिन अगर ये इस तरह से हो कि करणी घात 3 और करणी गत में है 27 और करणी में है 16, अब आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सी बड़ी है, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ करणी के रूप में आ गया है, करणी के रूप में प्रतिष्ठित कर रहे हैं, तो अब इसको हमको हल करना पड़ेगा। जब हम करणी 16 को हल करेंगे तो करणी 16 का मतलब है 4 का वर्ग होता है 16, अर्थात 16 को जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 4 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। और वर्गमूल के नियमानुसार कक्षा 8 में आपने पढ़ा है 2 × 2 अर्थात हमको मिलेगा 4। तो 16 को जब हमने हल किया तो हमको कितना मिला, 4 मिला। अब हम 27 को हल करते हैं। 27 जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 हमको 3 बार मिलेगा। कितनी बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा। अर्थात हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 का घात 3। अब करणी घात भी 3 है और संख्या का भी घात 3 है, तो घात कैंसिल हो गया और हमको मिला कितना, 3। अब यहाँ देखिए 3 और 4 की जब हम तुलना करेंगे तो 4 बड़ा है किससे, 3 से। 4 बड़ा है किससे, 3 से। अर्थात 4 मतलब करणी 16, करणी 16 बड़ा है करणी घात 3 करणी गत 27 से। करणी 16 बड़ा है करणी घात 3
करणीगत 27 से। तो इस तरह से हम कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, इसको घातांक के नियम से बड़ी आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। आपने अभी देखा कि जब हम सवाल को हल कर रहे थे तो कई बार ये करणी शब्द हमारे जुबान पे आया, आप लोगों ने भी सुना कि करणी करणी। करणी को हम अंग्रेजी में सर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्ड्स, करणी। एक परिमेय संख्या, मान लीजिए पी, करणी घात में पी और करणीगत में है ए, तो ये पी और करणी में ए, यही वास्तव में करणी कहलाती है। क्या कहलाती है? करणी, जहाँ ए एक धनात्मक परिमेय संख्या है। इस तरह का जो चिन्ह होता है, ये देख रहे होंगे आप, कक्षा 8 में हमने इसको रूट पढ़ा था, यही करणी के चिन्ह को प्रदर्शित करता है। इसे हम करणी चिन्ह भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे P, जिसको हम करणी का घातांक कहेंगे, घात कहेंगे, और A हम इसको करणीगत राशि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? करणीगत राशि। जैसे करणी 5, करणी 3, करणी 2, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। जबकि मान लीजिए, जबकि करणी घात 3 और करणीगत में 8 एक परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ये कैसे हुआ? तो देखते हैं हम, जब हम 3 करणी 8 को हल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 2, क्योंकि 2 का घात 3 करने का मतलब 8 प्राप्त होगा, और करणी घात भी 3 है तो हमको मिलेगा कितना? 2। करणी 5, करणी 3, करणी 2 में करणीगत राशि है 5, 3, 2। ये धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए ये क्या है? ये करणी है। जबकि करणी घात 3 और करणीगत 8 में ये भी धनात्मक परिमेय संख्या है, परंतु परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इस तरह से हम करणी के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये करणी नहीं है और ये करणी है, करणी है और ये करणी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 को हमने पूरा हल कर लिया, अब ये परिमेय संख्या के रूप में हो गई, जबकि यहाँ पर इसको हल करना 5, 3, 2 को संभव नहीं था, इसलिए ये अपरिमेय संख्या थी, इसलिए ये करणी है और ये करणी नहीं है। तो यही था करणी। अब हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि क्या √2 और करणी में 3, अर्थात पूरे करणी में 2 धन करणी 3, क्या ये करणी है? ये हमको आपको पता लगाना है, क्या ये करणी है? अब यहाँ देखेंगे कि जो करणी 3 है, जो करणी के अंदर में करणी 3 है, ये अपरिमेय संख्या। जैसे मैंने बताया था कि 3 को हम हल नहीं कर सकते, वो रूट में ही रहेगा, तो ये कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। ये अपरिमेय संख्या हो गई करणी 3। वहीं पर 2 परिमेय संख्या हो गई। 2 कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे और बहुत अच्छे से समझ लेंगे और सुन लेंगे कि अपरिमेय संख्या, कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़, हमेशा ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान से सुन लीजिए। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। एक बार और सुन लेंगे कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ अपरिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पर वैसे ही हुआ है, परिमेय संख्या हुआ है और करणी 3 अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है √ में 2 धन करणी 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, और एक करणीगत राशि नहीं है, करणीगत राशि नहीं है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि कौन करणी में है और कौन करणी में नहीं है, अर्थात किसे हम करणी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और किसे नहीं। तो इस तरह से हमने इसमें करणी में जाना। तो यही है वास्तव में करणी सर्ट्स। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। √ के अंदर में रूट और करणीगत है 3। ध्यान से देख लीजिए, √ फिर रूट और उसमें है 3। क्या ये करणी है? हमको पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये बाहर वाला रूट को हम घात के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। आप सबको ध्यान में रखना है कि इसका मान हमेशा 1/2 होता है। करणी का मान कितना होता है? 1/2। तो हम इसे लिख सकते हैं कैसे? 3 का घात 1/2
और बाहर वाला करड़ी। ये देखिए अंदर वाला करड़ी को हमने घात के रूप में प्रदर्शित कर दिया, तो ये 3 का घात 1/2 हो गया और बाहर वाला करड़ी आपका लगा हुआ है। फिर बाहर वाला करड़ी को जब हम हटाएंगे तो पुनः 1/2 हो जाएगा, क्योंकि करड़ी का मान 1/2 होता है जैसे आपको बताया गया। अब घातांक के नियम से घातांकों का अगर घातांक हो तो आपस में दोनों का गुणा हो जाता है, और जब गुणा हो जाता है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1/4। अर्थात जब हम इसे करड़ी के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो कैसे लिखेंगे, करड़ी घात 4 करड़ी घात 3, अर्थात यह क्या है, एक करड़ी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ओवर रूट में √3 एक करड़ी संख्या है। कैसी संख्या है, करड़ी संख्या है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह चैप्टर घातांक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की शंका डाउट्स होगी तो आप कमेंट करिए, आपके शंकाओं का समाधान किया जाएगा और आपके सुझावों का सदैव स्वागत रहेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।